गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। ये मेरा पहला वीडियो है। आज से हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का रियल नंबर्स। ये चैप्टर जो है थोड़ा सा अजीब लगता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है पढ़ने में। है बहुत ही इजी, बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन बच्चे फिर भी इसमें थोड़ा सा मात खा जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि करना क्या है, हो क्या रहा है। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, शुरुआत से पढ़ेंगे। कई बार चैप्टर्स में पुराने कंसेप्ट्स लगते हैं, तो उन्हें भी यहाँ पे रिवाइज़ किया जाएगा। 9th के 8th के जो भी कॉन्सेप्ट्स लगने वाले हैं, रियल नंबर या नेचुरल नंबर्स या इस तरह के चैप्टर आपके मैथ्स में पहले भी आ चुके हैं। आपके पहले नंबर का चैप्टर यही रह चुका है कई बार, कई क्लासों में। तो आपको इसकी आदत होनी चाहिए, नहीं है तो लगवा देते हैं। आपको वही बेसिक चीज़ें वापस से पढ़नी पड़ेगी, जो कि आपकी है नेचुरल नंबर्स आते हैं, आपके रियल नंबर्स आते हैं, आपके होल नंबर्स आते हैं। इन सब चीज़ों को आपको वापस से पढ़ना पड़ेगा। इसकी ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी बहुत पड़ती है, ज़्यादा नहीं पड़ती। तो एक बार पढ़ने में इसको दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम वही हमारा जो हमेशा पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हम सभी जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। वो सारे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 और जाके इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन्फिनिटी यानी अनंत। 1 2 3 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है, इसमें कोई याद करने वाली चीज़ें नहीं है, आपने पहले से पढ़ रखी है। दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में बस इतना डिफरेंस है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और ये जाता है इन्फिनिटी तक। ठीक है, 0 से स्टार्ट होने वाला होल नंबर, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि होल नंबर में ओ आता है, तो ओ से 0, और नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है। तो ये दो डेफिनेशन है। डेफिनेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको थोड़े से कंसेप्ट याद होने चाहिए। क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल देते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, तो आपको पता होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे हमारा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स यार कई बार बच्चे भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता कि प्राइम नंबर होता क्या है। कई बार मैंने देखा है 10th क्लास में, इवन 11th क्लास में भी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइम नंबर साला होता क्या है। तो हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बेटा जो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं हो पाते। बड़ी ही सिंपल डेफिनेशन है, किसी भी नंबर से डिविजिबल ना होने वाला नंबर प्राइम नंबर कहलाता है, एक्सेप्ट फॉर 1, या 1 से डिविजिबल होने वाला, क्योंकि हर नंबर 1 से डिविजिबल है। अब जैसे मैं आपको एक प्राइम नंबर बताता हूँ, 13 एक प्राइम नंबर है। अब उस प्राइम नंबर को जो है वो 1 के टेबल में आता है, लेकिन उसके अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता। ठीक है, हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो किसी भी ऐसे नंबर में नहीं आता है, तो वो प्राइम नंबर हुआ। और 1 बेटा, 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, ना वो कंपोजिट नंबर होता है, ना वो प्राइम नंबर होता है। हमेशा याद रखना, बच्चे गलती कर देते हैं, 1 को भी प्राइम नंबर बोलते, बोले 1 तो किसी के टेबल में आता नहीं है, या बोले सबके टेबल में आ जाता है। तो ऐसा नहीं है बेटा, 1 ना तो प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर हम स्टार्ट करेंगे, आप खुद सोचिए। 2 आ जाएगा, 2 किसी के टेबल में नहीं आता। 2 के टेबल में काफ़ी सारे इवन नंबर आ जाते हैं। 2 3 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 नहीं आ जाएगा बेटा। हर ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, ये याद रखिएगा। यहाँ पे 2 आया है, जिस तरह 2 5 7, ना 9 होना, 10 होगा, 11 होगा, फिर 13 होगा, और ऐसे ये इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। ठीक है, ये आप खुद थोड़ा सा देख लेना, आपको मालूम है कौन कौन से टेबल ऐसे हैं, जो कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं। बहुत ईजी बात है ये। चौथे नंबर पे हमारा आता है कंपोजिट नंबर। बेटा ये तो मैं लिख के बता सकता हूँ, आपको नहीं ही पता होगा, इसकी ज़रूरत भी कम पड़ती है और बच्चे भूल भी जाते हैं। ज़्यादा कुछ बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बस ये बोलूँगा मैं कि प्राइम नंबर का उल्टा होता है कंपोजिट नंबर। जो नंबर प्राइम नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर नहीं है। जैसे देखो यार बेटा, यहाँ पे देखो, जैसे बीच में जो भी नंबर छूटे हैं, याद रखना 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, नीदर कंपोजिट नंबर। तो 1 छोड़ दो, 2 के बाद क्या आएगा, 3 है, 4, 4 बेटा 2 के टेबल में आता है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। 5 हो गया, 6, 6 3 के टेबल में आता है बेटा। 7 हो गया, 8 2 के टेबल में, 4 के टेबल में आता है बेटा। 9 3 के टेबल में आता है। 10, और इसी तरह ये चलते जाएंगे, 12 भी लिख देते हैं। तो आप देख रहे हैं ये इन्फिनिटी तक जाएगा,
देख रहे हैं यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल प्राइम नंबर का अपोजिट होता है। इसकी डेफिनेशन बेटा, इन सब की डेफिनेशन कोई ज़रूरत नहीं याद करने की, कंसेप्ट आपको आना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। 5th नंबर पे हमारे पास आएगा रैशनल नंबर। इसकी डेफिनेशन थोड़ी अजीब है, आप डेफिनेशन ना याद रख के एक छोटी सी बात याद रखें कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में? p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप पूछोगे सर ये p/q क्या है? बेटा देखो, p/q एक नंबर है। p जैसे मैं बोल देता हूँ, p को मैं मान लेता हूँ 2, ठीक है, और q के मैं मान लेता हूँ 3, ठीक है। ये मैंने p को 2 मान लिया और q को 3 मान लिया। अब यहाँ पे मैंने इनको एक असाइन कर दिया, नंबर असाइन कर दिए, और ये 2/3 के फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर होंगे। अब यहाँ पे एक जो है कंडीशन अप्लाई होती है कि आपका जो q होगा ना, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। q माने डिनोमिनेटर, ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। ये अगर मैं ढंग से समझाऊं तो बेटा, नीचे अगर कोई भी नंबर रखोगे, आपको प्यार से समझाता हूँ मैं। जैसे मान लो अगर मैंने लिखा 0/2 या मैंने लिखा 2/0। अब यहाँ पे देखो, ये एक रैशनल नंबर है, 0/2 एक रैशनल नंबर है, लेकिन 2/0 एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में डिनोमिनेटर में 0 आ गया है। बस इतनी सी बात है। और ऐसा क्यों है? देखो 0/2, एक बार आप जो नॉर्मल आपका डिवीजन मेथड है उसको अप्लाई करके देखो। यहाँ पे आपका डिविडेंड आएगा और यहाँ पे आपका डिवाइज़र आएगा, राइट। तो 2 में कितना मल्टीप्लाई करूँ कि 0 आएगा? 0 मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा डिवीजन हो गया, तो आंसर हमारा क्या आएगा? 0। वही अगर 2/0 को लिखूँ मैं, इसको अगर मैं प्यारे से फॉर्म में लिखूँ, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 0। हमारा 0 इस बार जो है डिवाइज़र है, तो 0 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 2 आएगा? ये तो इम्पॉसिबल है ना बेटा। 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे कोई आंसर आएगा? 0 ही आएगा ना आंसर। तो ये तो मुश्किल है बेटा, 2 भी मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 ही आना है, तो इसका तो आंसर ही नहीं आ रहा है। कुछ भी नंबर लगाऊंगा, यानी ये तो नंबर इन्फिनिटी तक जाएगा ना, ये इसका आंसर पता है इन्फिनिटी हो जाएगा, या कहूँ कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। बेटा बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही प्यार से पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, इतना बेसिक कोई नहीं बताता, ठीक है। तो इस वजह से 0 कभी भी डिनोमिनेटर आपका नहीं होना चाहिए। यानी क्या होगा? आपके p/q के फॉर्म में होगा, जैसे यहाँ पे 2/3 लिखा है, और कंडीशन ये लग रही होगी कि डिनोमिनेटर यानी जो आपका q है विल नॉट बी इक्वल टू 0 और से शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे रैशनल नंबर पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। इनमें और एक बात होती है, जैसे कि हम बोलते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब एंडिंग, जिनका अंत हो, ऐसे नंबर। जैसे अब यहाँ पे 2/0 था, ये इन्फिनिटी था, ठीक है, इसका अंत नहीं हो रहा था, अनंत था ये। या फिर हो रिपीटिंग, ऐसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में हो, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये दोनों भी होगा चलेगा। वैसे हो सकता है दोनों, नहीं भी हो सकता है, नहीं होगा वैसे तो, अलग अलग होगा ये। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल हो गया √81, जैसे हमारा एग्जांपल हो गया 9/1। अब देखो बेटा 9/1 p/q, इसको √81 क्यों है? ये तो बेटा इरेशनल नंबर होता है आप बोलोगे, पर मैं बताऊंगा आपको क्यों होता है √81, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे अभी देखो 9/1 p/q के फॉर्म में है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q यहाँ पे 1 है। इसके अलावा हमारे पास हो गया 0.5, या जिसको हम लिख सकते हैं 1/2, है ना। यानी आप देखो यहाँ पे जो आपके डेसिमल वाले नंबर हैं वो भी देखो, 1/2 को अगर डिवाइड करोगे तो 0.5 आना है, यानी डेसिमल वाले नंबर में ये प्रॉपर्टी लगेगी बेटा
कि टर्मिनेटिंग होना चाहिए यानी एंडिंग होना चाहिए। मान लो अगर मैंने लिखा 0.816 बस ख़त्म, ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। इसी के साथ अगर मैंने लिखा 0.818181 और मैं चलता जा रहा हूँ, तो ये एक रिपीटिंग नंबर है। नेवर एंडिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, इसलिए ये रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई ऐसा नंबर आ जाए जो नेवर एंडिंग हो, जैसे इन्फिनिटी हो, या फिर खैर मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, अभी आप ये याद रखो कि ये सारे एग्जाम्पल होते हैं और ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि √81 क्यों है रैशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, अब बेटा वही चीज़ है, रैशनल नंबर जो है वो इर्रेशनल नंबर नहीं है, जो इर्रेशनल नंबर है वो रैशनल नंबर नहीं है, यानी इसका उल्टा ये है। ठीक है, बड़ी छोटी सी बात है, इसकी डेफिनेशन भी यही होगी कि p/q के फॉर्म में नहीं होता है ये। ठीक है, p/q के फॉर्म में ही नहीं होता ये, और फिर q की प्रॉपर्टी लगने की बात ही नहीं है, कंडीशन p/q के फॉर्म में ही नहीं होता ये। मतलब ये आप में जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको 0/2 का, सॉरी 2/0 का, 2/0 जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो। ठीक है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। इसके बाद इसकी वही चीज़ होती है कि नॉन टर्मिनेटिंग, बस जो आपने याद किया अभी, टर्मिनेटिंग उसको लगा दो, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब एंडिंग, और नॉन रिपीटिंग, बस इतनी सी बात है। अब इसमें एग्जांपल बढ़िया वाले दूँ तो बेटा आपके जितने भी रूट वाले जो नंबर आ जाते हैं ना, जैसे रूट 13 हो गया, √18 हो गया, √53 हो गया, ये कुछ ऐसे जितने भी लगभग सारे ही रूट वाले जो नंबर होते हैं ना वो आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब बोलोगे यार भैया यहाँ पर √81 था, इसको आपने इर्रेशनल क्यों नहीं बोला, इसको रैशनल क्यों बोला? तो मेरे को एक बात बताओ यार, √81 का जो रूट होता है वो 9 होता है ना, 9 का स्क्वायर, 9 का जो है सॉरी हाँ, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, √81 का स्क्वायर कर दूँ तो वो 9 ही तो होगा। यहाँ से स्क्वायर और ये कट जाएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो याद रखो 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 81 का रूट 9 होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, इसलिए मैं इसको 9 लिख सकता हूँ, यानी इसको 9/1 भी लिख सकता हूँ, और ये जो है p/q के फॉर्म में है। आ रही बात समझ में? √81 को मैं 9 लिख सकता हूँ क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 का जो अंडर रूट है वो 9 होगा। 9 को कोई भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, चाहे वो 6 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 1000 हो, सबके अपॉन में 1 लगा होता है। ठीक है, इसलिए ये सारे रैशनल नंबर होते हैं, इनको अलग रख देता हूँ मैं। इसलिए ये सारे रैशनल नंबर होते हैं क्योंकि p/q के फॉर्म में है, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए मैं इसको 9/1 लिख सकता हूँ, और इसलिए √81 एक रैशनल नंबर है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ जितने भी आपके परफेक्ट रूट वाले नंबर हैं, जैसे कि हमारे हो गए √4, √16, √144 होता है ना, 12 का स्क्वायर होता है 144, ये सारे रैशनल नंबर है, लेकिन ये इर्रेशनल नंबर है। अब ऐसे ही कोई एक नंबर ले लूँ मैं ये नॉन टर्मिनेटिंग के लिए बता रहा हूँ मैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6, और ये नेवर एंडिंग है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। आई होप आपको ये डेफिनेशंस समझ में, कंसेप्ट आना चाहिए। डेफिनेशन कोई नहीं पूछता है बोर्ड्स एग्ज़ाम में, आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे हमारा एक बेसिक जो है रियल नंबर का वो ख़त्म हो गया है। लास्ट एक नंबर बचा है, छोटा सा नंबर है, पर यही चैप्टर का भी नाम है, रियल नंबर्स। अब आप पूछोगे भैया रियल नंबर्स क्या होते हैं? बेटा इतनी सी जगह में हो जाएगा रियल नंबर्स क्या होते हैं। ये अभी हमने जो भी पढ़ा ना, ये सारे रियल नंबर्स होते हैं। ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी तरह के नंबर होते हैं,
वो सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जितने भी नंबर अभी हमने पढ़े, रैशनल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, और भी कई तरह के होते हैं, लेकिन आपको अभी इतने ही हैं। तो ये सारे नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं। यानी कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, रूट वाला हो या बिना रूट वाला हो, आपके रियल नंबर्स कहलाएंगे। तो ये आपका बेसिक जो भी है ये हमने पूरा कर दिया है। अब यार हम पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बढ़िया सी स्टोरी सुनेंगे। बेसिक हमने पूरा पढ़ लिया है, हमारा जो भी बेसिक एग्ज़ाम्पल 1 या एक्सरसाइज 1 से पहले हमें थोड़ा सा ज़रूरी था वो पढ़ लिया है। अब एक स्टोरी पढ़ेंगे और इसके बाद हम एग्ज़ाम्पल 1 सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम्पल 1 सॉल्व करने के लिए ये स्टोरी ज़रूरी है, इसलिए स्टोरी को सुने। ये स्टोरी कई सारे टीचर्स हमें नहीं पढ़ाते हैं स्कूल्स में, या आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे नहीं पढ़ाते हैं, कई बार नहीं पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी की ही ये स्टोरी है, तो आपको ये पढ़ना चाहिए। इसमें काफ़ी बढ़िया कंसेप्ट, रियल लाइफ कंसेप्ट बताए इस चैप्टर का। तो ये स्टोरी है एग सेलर की। एग सेलर वो होता है जो अंडे बेचता है, अंडे बेचने वाले को हम एग सेलर बोलते हैं। और एक आइडलर था, उसका ज़्यादा कुछ रोल नहीं है। आइडलर मतलब वो जो वेला होता है ना, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं होता, वो दूसरों को बस बुला बुला के फालतू की बातें करता है, उसे हम आइडलर बोलते हैं, वेला। अब अगर मेरी थोड़ी सी स्पेलिंग अगर गलत हो आइडलर की तो इग्नोर करना, ठीक है, मैथ्स का स्टूडेंट हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो एग सेलर की एक कहानी है, एनसीईआरटी में दे रखी है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मुझसे सुन लीजिए। एक बार क्या था, एक एग सेलर था, वो अपने घर से जा रहा था अंडे लेकर के बेचने के लिए। तो उसके घर के पास एक आइडलर रहता था, उसका नाम नहीं मेंशन है। तो वो आइडलर था, तो घर के बाहर बैठ के सबको बुलाता था, उनसे बातें करा करता था। तो उसके घर के सामने से एक सेलर निकला, तो उसने उसको बुलाया और थोड़ी बहुत उनकी बातचीत हुई। बातचीत होते होते होंगे, बीजेपी का होगा, एक कांग्रेस का होगा, तो लड़ लिए दोनों। ठीक है, लड़ाई हुई दोनों में। तो गुस्से में आके जो आइडलर था हमारा, उस आइडलर ने एग सेलर के अंडे फेंक दिए। ठीक है, उसके पास कुछ अंडे थे, वो सारे उठा के उसने फेंक दिए। तो फिर एग सेलर जो है, गुस्सा आ गया उसको, तो वो पंचायत के पास गया, जो गांव में होती ना पंचायत, गांव की स्टोरी है। गांव में पंचायत के पास गया, तो वहाँ पे उसने रखा कि बोले आइडलर जो है उसने मेरे अंडे फेंक दिए हैं, अंडे फूट गए, तो हमको इंसाफ चाहिए। तो जो पंचायत सचिव थे उनने पूछा कि बताओ तुम्हारे कितने अंडे फूटे। अब यहाँ पे क्या हुआ, एग सेलर जो था हमारा, वो थोड़ा सनकी इंसान था। ठीक है, जो एग सेलर है वो थोड़ा सा सनकी है, तो वो सीधे मुंह बात नहीं करता। अब उसने उसने छोटा सा सवाल पूछा था कि कितने अंडे थे। सचिव जी ने छोटा सा सवाल पूछा कितने अंडे थे, तो उसने उसका बड़ा ही अजीब सा जवाब दिया। उसने कहा कि अगर दो के पेयर में गिने जाएं तो एक अंडा रह जाएगा, तीन के साथ गिने जाएं तो दो अंडे रह जाएंगे, चार चार में गिने जाए तो तीन अंडे रह जाएंगे, पाँच पाँच में गिने जाएं तो चार अंडे रह जाएंगे, छः छः में गिने जाएं तो पाँच अंडे रह जाएंगे, और सात सात में गिने जाए तो शून्य अंडे, यानी 0 एग बचेगा। बड़ी अजीब बात उसने बोली, लेकिन ये बात सेंस बनाती है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। उसने बोला कि दो दो के पेयर में गिने जाएं तो एक अंडा बचेगा। मान लो उसके पास 21 अंडे होते हैं। ठीक है, एक्सेलर के पास मान लो, इतने होंगे ज़रूरी नहीं है, एक्सेलर के पास 21 अंडे थे। अब इस अंडे को अगर दो दो के पेयर में गिने जाए, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है, हमने 10 बार में दो दो के करके 20 अंडे तो गिन लिए, लेकिन एक अंडा बच गया जिसको पेयर में नहीं गिना जा सकता। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एक बच गया। अब उसने बोला कि अगर तीन तीन में गिने जाएं तो दो अंडे बच जाएंगे, तीन तीन में गिना जाए तो दो अंडे बच जाएंगे। अब मान लो अगर 17 अंडे होते तो ये हो जाता 3 5 ज़ा 15, दो अंडे बच जाते। अब तुम ध्यान से देखो यार, यहाँ पे 2 का टेबल लगा, यहाँ का 3 का टेबल लगा, और इस तरह उसने बोला कि चार चार में गिने जाए तो तीन बचेंगे, पाँच पाँच में गिने जाए तो चार बचेंगे, छः छः में गिने जाए तो पाँच, और सात सात में गिने जाए तो शून्य, यानी 0 अंडे बच जाएंगे।
ये बात का कुछ सेंस है बेटा, यानी कि जो भी जितने भी अंडे होंगे, हो सकता है वो 49 हो सकता है वो 21 हो या 70 हो या कुछ भी नंबर हो सकता है। जो भी नंबर होगा ना वो 7 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 7 पे गिनने पे हमारे पास 0 आ रहे हैं। देखो ना, अगर यहाँ पे 6 में गिने जा रहे हैं तो 5 अंडे बच रहे हैं। 6 में गिने जाने पे 5 अंडे बचने का मतलब है कि उसके बाद मान लो 41 अंडे होते हैं, तो 6 6 तो 5 अंडे हमारे बच जाते। 41 है ना, 6 × 6 = 36 होता है। हमारे पास अगर 41 अंडे होते तो यहाँ पे 5 अंडे बच गए होते, ये मतलब है इसका। तो अगर मान लो 49 अंडे होते तो फिर काम हो जाता। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 49 अंडे होते तो काम हो जाता। लेकिन उसने बोला कि यार जो स्टोरेज है ना हमारे पास, कि उसके पास एक स्टोरेज है, पर्टिकुलर स्टोरेज, तो उसमें टोटल 150 अंडे ही आ सकते थे। मतलब क्या, उसने एक कंडीशन रख दी है कि जो टोटल अंडे हैं ना, जो टोटल एग्स हैं, टोटल एग्स या तो इक्वल टू होंगे या लेस देन होंगे 150 के। ये साइन मालूम है ना तुमको, इसे लेस देन और इक्वल टू का साइन है। ठीक है, ये वाला साइन अगर होता तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता। ये इक्वल टू है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, और इनको मिला दे तो कुछ इस तरह से बन जाता है। ठीक है, ये साइन तुम्हें मालूम होगा, आई होप सो। तो यहाँ पे ये कंडीशन रख दी कि जो टोटल एग्स है ना वो 150 से छोटे होंगे, मतलब कम होंगे, या 150 भी हो सकते हैं या 150 से कम भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन इसने रख दी। अब सचिव जी एक बात तो समझ गए कि जो एक्सेलर है ना वो सन की तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बुद्धिमान ज़्यादा है। तो उसने एक बड़ी सी खतरनाक सी जो है कंडीशन यहाँ पे रख दी। तो गांव वाले बैठे, मैथमेटिशियन वगैरह को बुलाया, तो उनने सॉल्व वॉल्व किया, तुक्के लगाए, नंबर झाड़े, तो उन्हें एक नंबर मिला 119। यानी उस एक्सेलर के पास 119 अंडे होंगे। आप बेटा इसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इसे 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 4 में 3 बचेगा, 5 में 4 बचेगा, 6 में 5 बचेगा, लेकिन 7 से ये डिविजिबल हो जाएगा, यानी 0 रिमाइंडर बच जाएगा। आप इसे डिवाइड करके एक बार ही देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा शक है तो। ठीक है, तो 119 हमारा आंसर आ गया। अब जो गांव वाले थे ना यार, उनको ऐसा लगा कि यार ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि आज जो है ये एक्सेलर आया है, कल कोई और आ सकता है और ये सेम क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उन्होंने सोचा कि यार इतनी माथापच्ची करें, इससे अच्छा कोई एक मेथड बताते हैं जिससे कि ये जो हमने काम किया है अभी अभी सेम काम थोड़ा सा ईजी बच जाए। ठीक है, तो उसको ईजी बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, आप इसको ध्यान से देखो। ये जो हमको दे रखा है ना, 2 से 1, 3 से 2, 4 से 3, 5, 4, 6, 5, 7, 0, ये जो नंबर मिला है हमको 119x, ये 7 से डिविजिबल है, लेकिन 6 से डिवाइड होने पे ये 5 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, इन सब बातों का ये मतलब है। तो हम इसको ना थोड़ा से तरीके से लिखते हैं। क्या तरीका बेटा, आपने है ना पुरानी क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बेटा बहुत पुरानी क्लास का, बहुत छोटी क्लास का आपको ये फार्मूला बता रहा हूँ। ये फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं और मुझे पता है कि आपको याद नहीं होगा कि डिविडेंड और डिवाइज़र क्या होता है। क्वोशिएंट और रिमाइंडर तो आपको भली भांति पता है, लेकिन डिविडेंड डिवाइज़र का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं किसी भी चीज़ को, तो अंदर जो होता है ना उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। यहाँ पे आ जाता है हमारा क्वेश्चन, बचा हुआ हमारा रिमाइंडर, और जो यहाँ पे डिवाइड कर रहा होता है उसे हम डिवाइज़र बोलते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है,
तो हम इस इक्वेशन को जो 2 इज इक्वल टू 1 3 2 4 3 इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? हमारा ध्यान से देखो यार, ये 1 क्या है, इस जगह पे 1 क्या है? 1 हमारा रिमाइंडर है, राइट। तो 2 क्या है हमारा? बेटा ये डिवाइज़र है ना, ये डिवाइड कर रहा है किसको? 119 को। तो हम इसको पहले इस फॉर्म में लिख के देखते हैं और फिर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड किया, अंदर मैंने लिखा 119 और 2 को हमने लिया डिवाइज़र, डिविडेंड हमारा 119 बन गया। कोशेंट हमारा कितना बनेगा? ठीक है बेटा, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो 59 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। ये हमारा इस तरह से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा 1 बच जाएगा। देखो ध्यान से, सेटिस्फाई कर रहा है ना, रिमाइंडर 1 आ गया, कोशेंट हमारा 59, डिविडेंड जो है सॉरी डिवाइज़र जो है 2 है, डिविडेंड हमारा 119 है, ठीक है। तो अब इसको इस फॉर्म में लिख के देखते हैं, ठीक है। डिविडेंड हमारा 119 है, डिवाइज़र हमारा 2 है, इंटू कोशेंट, कोशेंट कितना हमारा 59 है, प्लस रिमाइंडर हमारा 1 है। अब बेटा एक बात बताओ, इस इक्वेशन को बताओ, क्या इसमें LHS इक्वल टू RHS है? एक बार ध्यान से देखकर बताओ, क्या ये इक्वेशन सही है? 59 2 ज़ा 118 प्लस 1 119, यानी इक्वेशन सही है, यानी ये जो फॉर्मूला है ये तो एकदम सही है भैया, ठीक है। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब बेटा इस फॉर्म में लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये जितने भी नंबर है ना, इसको हम इसी फॉर्म में लिख के देखते हैं। अभी 1 मिनट के लिए मान लो कि 119 को मैं A लिख देता हूँ, ठीक है। 119 को A लिख दिया, यहाँ पे था 3 इंटू सम नंबर, ठीक है। इसको मैं कितना बोल दूँ? इसको मैं बोल देता हूँ Q बोल देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे था 2। देखो बेटा, कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया है मैंने, को ध्यान से देखो, यहाँ पे था, हाँ ठीक है, यहाँ पे था 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, जहाँ पे A को मैंने 119 लिख दिया, 3 इंटू सम कोशेंट आएगा, ये Q मतलब कोशेंट है, प्लस 2, क्योंकि 2 बचेगा रिमाइंडर यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह हम सारे जितने भी इक्वेशन उनको इसी तरह से लिख सकते हैं। हमने इसको इस इक्वेशन में लिख दिया। ये कुछ नहीं है बेटा, ये यही चीज़ है, इसी चीज़ को मैंने इस फॉर्म में लिख रखा है, ठीक है। इसका मतलब मैंने यहाँ पे समझा दिया है, फॉर्मूला ये वाला लगा है, उसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो मैं बताऊँगा आपको ये फॉर्म आया कैसे। बेटा यही फॉर्मूला इनने बताया है, या जिसको मैं बोलूँ थ्योरम हमारी 1.1 है, थ्योरम, शायद स्पेलिंग गलत है यार, मैं इंग्लिश थोड़ी है ना। थ्योरम 1.1 यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यही है बेटा। इसको हम बोलते हैं A इज इक्वल टू BQ प्लस R। अब देखो, अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख देता तो तुमको शायद समझ में नहीं आता, लेकिन अब थोड़ा सेंस बनाना होगा कि हमारा जो A जो है ना, ये डिविडेंड है, जो हमारा B है वो डिवाइज़र है, जो हमारा Q है वो कोशेंट है, और जो R है वो रिमाइंडर है। BQ लिखा है बेटा, ये मल्टीप्लाई में, याद रखना BQ, मल्टीप्लाई को हम ना भी लिख करके ऐसा लिखे तो ये इसका मतलब यही होता है कि मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो हमने ये हो गया हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अभी इसमें एक कंडीशन लगती है। कंडीशन क्या होती है कि, कंडीशन नहीं है वैसे, ये फैक्ट है, ये इसे मुझे फैक्ट बोलना चाहिए कि ये एक फैक्ट है। क्या फैक्ट है? कि जो हमारा रिमाइंडर है ना बेटा, वो रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा या इससे इक्वल होगा, और जो हमारा B जो है ना उससे छोटा होगा। B के इक्वल नहीं होगा, B से हमेशा छोटा होगा। वो 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा हमारा रिमाइंडर, ठीक है। B क्या है बेटा यहाँ पे? B देखो यहाँ पे, B यानी डिवाइज़र है B यहाँ पे। आ रही बेटा समझ में बात? ये हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, यहाँ पे ये वाली कंडीशन लग रही है। ये एक फैक्ट है बेटा। मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, मान लो जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया था,
119 को 119 हमारा डिविडेंड था, 2 हमारा डिवाइज़र था। तो हमने जब यहाँ पे डिवाइड किया इसको तो हमने देखा 59 हमारा क्वोशंट आ रहा था, राइट। लेकिन रिमाइंडर हमारा 2 से छोटा आ रहा था। ध्यान से देखो, जो हमारा डिवाइज़र है ना, रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा ही आएगा। ये एक फैक्ट है। आप कोई भी डिवीजन करके देख लीजिए किसी भी तरह का, आपको पता चलेगा जो डिवाइज़र है ना, जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र से हमेशा छोटा आता है, और वो या तो ज़ीरो आता है या ज़ीरो से बड़ा आता है, लेकिन डिवाइज़र से हमेशा छोटा आता है। ये एक फैक्ट है, ठीक है। तो आप कंडीशन की तरह ले सकते हो या फैक्ट की तरह ले सकते हो। अभी इस मेथड को यूज़ करके हम HCF निकालने वाले हैं। HCF क्या होता है बेटा, हम नया पेज स्टार्ट करता हूँ मैं। अभी हम देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई दो नंबर है, जैसे हम ले लेते हैं 455, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 455 और 42, ठीक है। ये दो नंबर मैंने ले लिए हैं। अब ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए? ऐसा कोई एक नंबर होगा ज़रूर कि जो नंबर इन दोनों को डिवाइड कर पाएगा। क्या करें इसके लिए? HCF बेटा, वही नंबर जो है ना, वही HCF कहलाता है, और उसकी जो मेथड है उसी को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा, जो कि क्या थी, A इज़ इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ पे R जो है ना वो छोटा है या इक्वल है ज़ीरो के, लेकिन हमेशा छोटा रहेगा हमारे डिवाइज़र के, ठीक है। तो हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करके इन दोनों का HCF निकाल लेंगे। तो आपकी इसकी क्या एक मेथड होती है, ठीक है, वो मेथड को हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से देखना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा नंबर है। बहुत ही ईजी है यार, यहाँ पे 455 है, ये बड़ा नंबर है, तो हम इसे लेंगे और इसे जो है ना A पुट कर देंगे। क्या करेंगे? A पुट कर देंगे इसको, 455 A हो गया, और जो B है ना उसको दूसरा नंबर पुट कर देंगे, छोटा वाला, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका थोड़ा दिमाग लगने वाला है। क्या लगाना है बेटा? 42 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे? एक छोटी सी बात देखो कि आपको यहाँ पे डिवीजन ही करना है, ठीक है। तो डिवीजन कर लेते हैं आप। 455 को डिविडेंड रख दिया और डिवाइज़र रख दिया 442 को। आपको इसको परफेक्टली डिवाइड करना है, मतलब इतना डिवाइड करना है कि आंसर पॉइंट में ना आए, बस जहाँ पे पॉइंट में आने वाला हो वहाँ पे रुक जाने का है, ठीक है। तो फिर मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे को पता चला कि 42 में अगर मैं 10 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 420 आएगा, जो कि इससे छोटा है। अगर मैं इसमें 11 कर दूंगा तो ये 455 से बड़ा निकल जाएगा, तो हमको वो नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे जैसे ही जो है डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 35, जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे पुट कर दो, जो 10 है ना उसको क्वेश्चन की जगह रख दो, BQ है तो क्वेश्चन की जगह 10 आ जाएगा प्लस 35। अब यहाँ पे जो है ना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या करना है। अभी जो आपका B जो है ना उसको A की जगह रख दो, और जो आपका रिमाइंडर है, क्वोशंट नहीं, जो रिमाइंडर है उसको B की जगह रख दो अब। और अब सेम काम करो, इसको डिवाइड कर दो। कर देते हैं डिवाइड। ये हमारा डिविडेंड बन गया, ये डिवाइज़र, और मेरे ख्याल से ये 1 में चला जाएगा, ठीक है। 2 में 70 बन जाएगा तो 42 से बड़ा निकल जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा, जो हमको नहीं चाहिए। तो हम इसको 1 लिखेंगे, और यहाँ पे जो है कितना बचेगा हमारे पास? 7 बचेगा। अब सेम काम करना है, ये जो है इसको A की जगह ले आओ, और जो हमारा रिमाइंडर है उसको B की जगह ले आओ। अब 35 बेटा 7 के टेबल में आता है 35, 5 जा, तो क्या बचा? 0। इसका मतलब पता है क्या, कि कौन सा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर पाएगा? बेटा 7 जो है ना वो हमारा HCF है, या कहूँ वो नंबर है। ये 7 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को परफेक्टली डिवाइड कर देगा। ये हमारा HCF आ चुका है। इस चीज़ को बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा, और इससे हम HCF निकाल सकते हैं, यानी वो नंबर निकाल सकते हैं जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर पाएगा।
तो बेटा इसी के साथ हमने पूरा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था और बेसिक पार्ट था जो आपको इनिशियल एग्जांपल्स करने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए चाहिए था, वो हमने पूरा कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद हमारा एक्सरसाइज 1.1 इसका चालू करेंगे।